नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र हूँ। आप देख रहे हो अरस्तु 2020। जैसा कि हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सीरीज पढ़ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और रोचक कहानियां भी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल तक हमने जो कहानी पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने भारत पाकिस्तान युद्ध, और उसके बाद में हमने पढ़ा था शिमला समझौता। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आपका कोई भी प्रश्न आपके जहन में आ रहा है तो आप उसका जवाब मुझसे लीजिए कमेंट्स के माध्यम से। अब आगे की कड़ी में शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्या बनता है कि वी प्रीवी पर्स क्या था और प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने समाप्त क्यों किया। इसके पीछे एक कारण भी आपको समझना है। तो फर्स्ट है प्रीवी पर्स क्या था और प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने समाप्त क्यों किया। अब बहरहाल प्रीवी पर्स क्या था वो आपको समझना है, तो उससे पहले आपको चलना पड़ेगा 1947 के समय, जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस समय भारत में लगभग 552 रियासतें थी, यानी छोटे मोटे पूरे भारत में 552 राजा हुआ करते थे। और 552 राजाओं को भारत में शामिल करने के लिए एक प्रोसेस चली सरदार पटेल के माध्यम से, जिसे कहते हैं एकीकरण की प्रक्रिया। तो सभी राजाओं को, सभी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए उन्हें एक प्रलोभन दिया, उन्हें एक लोभ दिया गया कि आपको आजीवन, आपको हमेशा के लिए वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। और उन राजा और महाराजाओं को दिए जाने वाले वेतन भत्ते को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। तो याद रखना है प्रीवी पर्स क्या होता है, जिसे आप राज भत्ता भी बोल सकते हो, यानी राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले वेतन को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बनी उस समय भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी। मैंने आपको बताया कि 1962 का युद्ध, 1963-64 में मानसून कमजोर रहा, 65 में फिर देश में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इसलिए इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन गई तो राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। 1971 के इलेक्शन के बाद उन्हें 353 सीटें मिली, एक विशाल प्रचंड बहुमत मिला, बहुमत से कहीं ज्यादा, मैजिक बहुमत भी आप उसे मान सकते हो, बहुमत मिला। और ऐसी स्थिति में 1971 में उन्होंने राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। और प्रीवी पर्स को समाप्त करते ही राजा महाराजा हैं बिल्कुल क्या आ गए, रोड पे आ गए। अगली बात और भी मैं इंटरेस्टेड बात बता देता हूँ कि जब राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात चली तो उसी समय अपने यहाँ अंतिम गवर्नर जनरल, जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। तो याद रखना है आपसे, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, सी राजगोपालाचारी ने। और यानी उस स्वतंत्र पार्टी में सभी राजा महाराजा ही शामिल थे जो इंदिरा गांधी से बिल्कुल परेशान थे। इंदिरा गांधी की प्रीवी पर्स समाप्त करने के बाद में उन लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इसी स्वतंत्र पार्टी से अपने यहाँ जयपुर की राजमाता, जिनका नाम है राजमाता गायत्री देवी, और राजमाता गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी से ही इलेक्शन लड़ा, और वो राजस्थान की प्रथम महिला बनी जिन्होंने लोकसभा सांसद बनी। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टेड बात है कि राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन बनी, राजमाता गायत्री देवी। वो किस पार्टी से बनी, याद रखना है स्वतंत्र पार्टी से। और स्वतंत्र पार्टी बनाई किसने थी, याद रखना है, तो उसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। तो ये प्रीवी पर्स है, और प्रीवी पर्स से समाप्त करने के बाद में देश में थोड़ा सा इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध भी हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय तानाशाह महिला के रूप में उभर चुकी थी, और ऐसे विरोध होने से उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं प्रीवी पर्स, और प्रीवी पर्स को समाप्त करने का काम भी इंदिरा गांधी ने किया। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद है 291, और अनुच्छेद 291 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो भी राजा महाराजा हैं उन्हें पैसा दिया जाएगा, उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन 1971 में कराकर और अनुच्छेद 291 को बिल्कुल समाप्त कर दिया, उसे हटा ही दिया। इसका मतलब अनुच्छेद 291 ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब उसमें ये लाइन भी नहीं लिखी हुई है कि सभी राजाओं को और राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाएगा, या उन्हें राज भत्ता दिया जाएगा, या उन्हें रहने के लिए सुविधाएं और उनको पैसे दिए जाएंगे। हम इंदिरा गांधी के कार्यकाल की दूसरी घटना पढ़ते हैं, परमाणु परीक्षण जिसे कहते हैं। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने राजस्थान के जैसलमेर नामक के पोखरण नामक स्थान पर परमाणु परीक्षण किया। इस परमाणु परीक्षण को उन्होंने एक ऑपरेशन तैयार किया, तो और इसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा,
यानी बुद्धा चमक रहा है। इससे परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जो परमाणु परीक्षण किया गया, इसका ऑपरेशन बुद्धा नाम ही क्यों दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा क्यों चमक रहा है, ये नाम ही क्यों, क्योंकि उस समय बुद्ध पूर्णिमा थी इसलिए। और जैसे ही हमने परमाणु परीक्षण किया, भारत में बड़ी खुशी का माहौल हो। तो ऐसी स्थिति में अब विश्व की जो महाशक्तियां थी, अमेरिका जैसी महाशक्ति, उन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया। परमाणु परीक्षण इंडिया में हुआ, मेहनत हमने की। ऐसी स्थिति में वो विरोध क्यों कर सकते हैं, और उनके विरोध करने का जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूं क्या कारण था। 1945 के युद्ध के बाद में एक परमाणु परीक्षण का दौर शुरू हुआ। तो 5 ऐसी महाशक्तियां थी जिन्होंने 1945 के बाद में परमाणु परीक्षण किया, यानी जिन 5 महाशक्तियों ने परमाणु परीक्षण किया उन्हें हम कहते हैं परमाणु संपन्न देश। इन 5 परमाणु, जो सुरक्षा परिषद के भी 5 स्थायी देश हैं, इन 5 देशों ने परमाणु परीक्षण किया और अपने आप को संपन्न बना लिया। उसके बाद 1968 में इन 5 परमाणु संपन्न देशों ने मिलकर क्या किया, एक संधि की, जिसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। यानी इस परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में बनी थी और 1970 में लागू हुई थी, और इसके ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देश का नाम था फिनलैंड। ऐसी स्थिति में अभी ये परमाणु अप्रसार संधि क्या होती है? परमाणु अप्रसार संधि के माध्यम से पूरी दुनिया 2 भागों में बटी। एक वो देश जो परमाणु संपन्न देश थे, एक वो देश जो परमाणु संपन्न रहित देश थे, और उन देशों में भारत भी था। तो ऐसी स्थिति में भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए, और इसी के साथ भारत के साथ पाकिस्तान ने भी मना कर दिए, और उत्तरी कोरिया ने भी मना कर दिए, और दक्षिणी कोरिया ने भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ने कहा कि ये तो 2 बात है, ये भेदभाव है। 5 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु परीक्षण है, और बाकी हम बचे हुए देश ऐसे हैं जो कभी परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने इस परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, और इसी परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन के कारण अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों ने भारत का विरोध किया। लेकिन इस विरोध से इंदिरा गांधी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इंदिरा गांधी एक ताकतवर महिला के रूप में उस समय तक उभर चुकी थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल की यदि मैं तीसरी बात बता दूं, यदि मैं तीसरी बात के ऊपर जिक्र करता हूं, तो वो बात करता हूं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया, और राष्ट्रीय आपातकाल के उस दौरान क्या प्रभाव रहे। तो सर्वप्रथम मैं आपको याद दिला देता हूं कि जिस समय मैंने आपको इंदिरा गांधी की फर्स्ट वीडियो जिस समय बताई थी, उस समय मैंने 1971 के इलेक्शन का जिक्र किया था। तो उस समय मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी को रायबरेली से टक्कर देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजनारायण। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को सरकारी मशीनरों के दुरुपयोग करके और उन्हें हरा दिया। उस व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करता है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, उसका कारण यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग करके राजनारायण चौधरी को हराया। परिस्थितियां बदल ली। सर 1974 और 75 का वो समय था जब देश में बेरोजगारी, देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, और एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ से कहीं दूर जाए। ऐसी स्थिति में छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। 1974 में बिहार आंदोलन हुआ, 1975 में गुजरात आंदोलन हुआ। तो ये जो दोनों आंदोलन चल रहे थे, इन दोनों आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी का ध्रुव विरोधी था, और राजनीतिक ध्रुव विरोधी भी था, याद रखना है। और आप अगर आप सरकार की दृष्टि से देखें तो वो बड़ा ध्रुव विरोधी। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने जब एक नारा दिया था कि सिंहासन छोड़ो, कि अब लोग आ रहे हैं आपको सत्ता से हटाने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब इंदिरा गांधी ने उस जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया तो समस्या बढ़ गई इंदिरा गांधी के शासन में। दूसरी बात,
जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने घोषणा कर दी कि 25 जून 1975 को भारत की सबसे बड़ी रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाली है, इंदिरा गांधी इससे परेशान थी। उससे पहले 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके राजनारायण को हराया। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगी। इस स्थिति में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, प्रयागराज हाईकोर्ट का था, इसलिए यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस बैठे हुए थे जिसका नाम था A.N. रे, अजीत नाथ रे। और अजीत नाथ रे वो संजय गांधी के खेमे और इंदिरा गांधी के खेमे में थे, इसलिए उन्होंने इस हाईकोर्ट के मामले के ऊपर रोक लगा दी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री बनी रही, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। ऐसी स्थिति में जब ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी तो जयप्रकाश नारायण को बड़ा गुस्सा आया और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण देश में घोषणा कर दी कि 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। लाखों की संख्या उस रैली में गई। इंदिरा गांधी टेंशन में थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के कारण। और 25 जून 1975 को ही लगभग जयप्रकाश नारायण सहित 36,000 लोगों को गिरफ्तार की। लालू प्रसाद यादव था, मुलायम सिंह यादव था, शरद पवार था, चौधरी चरण सिंह था, नीतीश कुमार था, इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव थे। इस प्रकार से जो नवयुवक थे इन सबको उठा उठा के जेल में बंद कर दिया और इनके ऊपर एक कानून लगाया जिसे कहते हैं मीशा। उस समय ये कानून बड़ा फेमस हुआ था और इसके लिए एक बात भी प्रचलित है कि जिस समय इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो लालू प्रसाद यादव भी इनमें ही गिरफ्तार हुआ और पीछे से लालू प्रसाद यादव की एक लड़की हुई जिसका उन्होंने अपना नाम रखा था मीशा भारती, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी किस कानून के तहत हुई थी? मीशा के तहत हुई। तो ये मीशा के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए 25 जून को जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो आज भी भारत में प्रत्येक वर्ष की 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हैं कि ये तानाशाही पूर्ण रवैया था। जबरदस्ती देश में आपातकाल लगाया, हल्की फुल्की रैलियां और आंदोलन तो होते ही रहते हैं। इसी आपातकाल चला लगभग 19 महीने, फरवरी 1977 तक, क्योंकि मार्च 1977 में इलेक्शन हुए थे। और इस दौरान ये आपातकाल बड़ा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इस आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने लोगों की जबरदस्ती पकड़ के और नसबंदी कराई, इसलिए इस आपातकाल को नसबंदी का आपातकाल भी कहते हैं और इसे संजय गांधी आपातकाल भी कहते हैं। क्योंकि इस आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन इस आपातकाल के जो बीच में उसमें लोकप्रियता बड़ी जबरदस्त शानदार जो तेज गति से बढ़ी थी वो संजय गांधी की बढ़ी। इंदिरा गांधी को ऐसा महसूस होने लग गया कि अब ज्यादा दिन तक आपातकाल लगाना देश में संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने फरवरी 1977 में आपातकाल को रोक दिया और मार्च 1977 में इलेक्शन कराने की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में पूरे भारत में विरोध हुआ आपातकाल का, लोग परेशान हुए। 19 महीने लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स को खोना पड़ा, लोगों की बोलने की आज़ादी थी वो सीमित हो गई, घूमने की आज़ादी सीमित हो गई, भ्रमण करने की आज़ादी सीमित हो गई, याद रखना है। इस प्रकार से तो लोगों में बड़ा विरोध था और 1977 के फरवरी मार्च में जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई। 1977 में पहली बार ऐसा हुआ है जब रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों इलेक्शन हार गए और ऐसी स्थिति में एक पार्टी बनी गैर कांग्रेसी जिसे कहते हैं जनता पार्टी, और जनता पार्टी ने अपना शासन करना शुरू किया और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो मोरारजी देसाई कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हुआ करते थे। 1969 में कांग्रेस से अलग हो गए थे। ऐसी स्थिति में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और कुछ समय बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और ये जो पीरियड था वो 1977 से 1980 के बीच की बात है। उन दोनों प्रधानमंत्री बने 1980 मोरारजी देसाई के अविश्वास प्रस्ताव के कारण और चौधरी चरण सिंह की विश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर गई, जिसकी वजह से 1980 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और एक बार फिर से इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की दो बड़ी घटना है, दूसरे 1980 से 84 के बीच की बड़ी घटनाओं के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो मैं आपको कल या परसों 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। थैंक यू वेरी मच।